So students, today I am going to discuss with you about the second part of conduction system of heart. लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने कंडक्शन सिस्टम में बात किया था हार्ट में, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि इम्पल्स जो होता है वो सबसे पहले ऐसे नोड पे जनरेट होता है, इसीलिए ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होने के बाद ट्रैवल करता है एवी नोड तक, फिर एवी नोड से वो आपके बंडल ऑफ हिस में जाता है और फिर वहां से वो परकिंजी फाइबर्स में चला जाता है। जब इम्पल्स जनरेट होता है यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया और वो जब ऐसे नोड से ट्रेवल करता है एवी नोड तक, तो इस ड्यूरेशन में वो पूरे आर्टरियम के ऊपर स्प्रेड कर जाता है और जब वो एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस की तरफ और परकिंजी फाइबर्स की तरफ मूव करता है तो वो पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। और जब वो आर्टरियम में और वेंट्रिकल्स में फैलता है तो एज अ रिजल्ट वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। यही चीज को यहाँ पे समझना है बच्चों कि ठीक है, ये तो कंडक्शन पाथवेज था जो कि आपने समझा। अब जब ये कंडक्शन हुआ तो उसके रिजल्ट में आखिर हार्ट में क्या क्या हुआ, इस चीज को समझना है। तो हम लोगों ने वहां पे ये बात पढ़ा था कि भाई हार्ट का जो मसल फाइबर्स होता है उसमें ऑटोरिथमिसिटी होती है। तो यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन का एक पॉइंट बनता है कि कार्डियक टिश्यूज जो होते हैं उसमें दो टाइप्स के फाइबर्स मिलते हैं आपको। एक तो ऑटोरिथमिक फाइबर जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपने लास्ट वीडियो में, तो अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं और भी बेसिक पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो वीडियो को रेफर करेंगे। ऑटोरिथमिक फाइबर्स होता है और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। ऑटोरिथमिक फाइबर में ऑलरेडी डिस्कस था कि एक पेसमेकर है भाई अपना जो कि आपके नोडल सेल्स होते हैं, और दूसरा नेटवर्क फॉर कंडक्शन ऑफ एपी जो नेटवर्क है एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कराने के लिए, यानी बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर, और इधर हो गया आपका पेसमेकर्स में एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड सबसे पहले होता है डिपोलराइज, सबसे उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो स्टेबल नहीं होता है, इसी कारण से उसे पेसमेकर कहते हैं। और उसके बाद अगर कोई चार्ज लेता है पेसमेकर का, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे नोड इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाया तो उस केस में एवी नोड उसके चार्ज को लेता है। तो यहाँ पे ऐसे नोड और एवी नोड ये दोनों नोडल पॉइंट्स जो है ये पेसमेकर में आ गया और नेटवर्क फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में आपके बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स आ गए। तो ये हो गया आपके ऑटोरिथमिक फाइबर। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स में इस एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजी फाइबर्स को छोड़ करके बाकी जो भी पार्ट बचा है यानी जो मसल्स फाइबर बचे उन मसल्स फाइबर को, चाहे वो आर्टरियम में हो चाहे वो वेंट्रिकल्स में हो, वो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स में आ जाते हैं। यानी अब आपको क्लियर हो गया कि कार्डियक टिश्यूज में दो फाइबर्स, ऑटोरिथमिक फाइबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। ऑटोरिथमिक फाइबर्स एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स बाकी आर्टरियम में जो भी मस्कुलर स्ट्रक्चर या वेंट्रिकल्स में जो भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स में आता है। नाउ एक पॉइंट और, यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ्स दिखाए हैं आपको। तो ये जो ऑटोरिथमिक फाइबर में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ऐसे नोड पे, ट्रैवल किया एवी नोड तक, फिर बंडल ऑफ हिस में गया, यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नॉर्मल सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उससे कम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या अनस्टेबल कंडीशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका होता है जो कि -60 मिलीवोल्ट है। ये -60 मिलीवोल्ट से जब -40 मिलीवोल्ट तक आता है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इसे थ्रेशोल्ड मिलता है और ये पिक को डेवलप करता है। अगेन ये ब्लू वाला जो एरिया, फिर यहाँ पे जैसे ही यहाँ से एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ आया थोड़ा सा वो नीचे की तरफ जाता है और फिर वो अपने नॉर्मल कंडीशन को रिगेन करता है और फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। इस पूरे ड्यूरेशन को अगर देखा जाए तो याद होगा आपको मैंने बताया था कि एक्शन पोटेंशियल को पूरा एक कंप्लीट साइकिल करने में, यानी आर्टरियम में आने में, आर्टरियम से वेंट्रिकल्स में जाने में, और ऐसे नोड जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है वो 0.8 सेकेंड के बाद
इनिशियली वो 0.6 सेकेंड था, बाद में क्योंकि आपके बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के जो एक्टिविटीज हैं वो उसको डिले कर देते हैं और तब वो चला जाता है 0.8 सेकेंड। तो देखिए एक पूरा साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है और ये पिक बनता है। ठीक है, ये पिक जो हमने ड्रॉ किया है ये हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल और टाइम के अगेंस्ट में ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको फेज नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या है भाई, एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप कर रहा है नोड पे या ऑटो रिदमिक फाइबर में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हुई उसको जब आपने प्लॉट किया मेम्ब्रेन पोटेंशियल और टाइम के अगेंस्ट में, तो ये कर्व बिल्कुल क्लियर उतना नहीं आता क्योंकि ये बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आपके कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स में भी होता है और उसी कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स की जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। यहाँ पे भी ये ग्राफ आपको देखेंगे तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड टाइम के अगेंस्ट में इसको भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो सेल्स है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर ये नॉर्मल सेल्स है और इसका कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट, इसका है -60 मिलीवोल्ट। आपको याद होगा ऑटो रिदमिक का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो अनस्टेबल होता है और यहाँ पे हो गया -90 मिलीवोल्ट। यहाँ पे मैंने एक कर्व जो ड्रॉ किया है इसमें ये फेजेस हैं, ठीक है, फोर्थ फेज, जीरो फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड अगेन दिस इज योर फोर्थ फेज। तो ये फेजेस हैं जो कि आपको मिलेंगे एक्शन पोटेंशियल जब डेवलप करता है, एक्शन पोटेंशियल जब मूव करता है आर्टरियम्स में, मूव करता है वेंट्रिकल्स में। तो ये आपके कार्डियक मायोसाइट्स के ऊपर का जो एक मायोसाइट्स का जो कर्व है वो ये है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि जब ये एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से एवी नोड तक आ रहा है तो यहाँ पे होता क्या है कि ये एक्शन पोटेंशियल जैसे ही पूरी आर्टरियम में फैल रहा है तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होते हैं। कैसे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होते हैं उस चीज को यहाँ समझिएगा। उसके लिए ये दूसरा हमने डायग्राम बनाया है जो कि उसको बता रहा है कि कैसे ये ग्राफ डेवलप किया। नॉर्मली जब आपके -90 मिलीवोल्ट का कंडीशन आ रहा है तो बाहर के साइड में यानी मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं और अंदर के साइड में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, नॉर्मल कंडीशन। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और मायोसाइट्स को ये पता चला कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है और अब उसे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए आना है तो वो तुरंत अपने सोडियम चैनल को ओपन कर देता है। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होता है सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है और बहुत फास्ट मूव करता है। यहाँ पे जब वो फास्ट मूव करता है तो यहाँ क्या होता है, सडनली मेम्ब्रेन की पोलैरिटीज जो होती है वो चेंज कर जाती है और यहाँ पे देखिए कि ये जीरो है, ये फोर्थ फेज है, ये जीरो फेज। जैसे ही सडनली ये खुला वैसे ये जीरो का फेज जो है ये ऊपर तक +30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। फिर +30 मिलीवोल्ट तक वो पहुंच गया, उसके बाद उसको थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में आना पड़ता है यानी 0 मिलीवोल्ट तक। तो 0 मिलीवोल्ट तक आने के लिए सेकेंड फेज स्टार्ट होता है जिसका नाम है फेज 1 और यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम के चैनल खुल जाते हैं। पोटेशियम के चैनल क्या करते हैं, पोटेशियम का मूवमेंट कराते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जब पोटेशियम का मूवमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो मिलीवोल्ट +30 था वो अब 0 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। नाउ सेकेंड फेज में देखिएगा अगर तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको मिलेगा। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिखेगा। ये स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि जितने चार्ज का मूवमेंट मेम्ब्रेन के बाहर हो रहा है उतने ही चार्ज का मूवमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी हो रहा है। नाउ थिंग इज व्हाट, देखिए कैल्शियम जो है उसका चैनल यहाँ पे फेज 2 में खुलता है और वो मूवमेंट करता है अंदर की तरफ। कैल्शियम मूव करता है, इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम भी मूव करता है अंदर से
बाहर की तरफ। यहाँ कंडीशंस ये है कि एक कैल्शियम के अगेंस्ट में 2 पोटेशियम मूव करता है, एक कैल्शियम के अगेंस्ट में 2 पोटेशियम मूव करता है और इस तरह से वो चार्ज को बैलेंस कर देता है यहाँ पे, इसलिए ये बैलेंस फेज बन जाता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये फेज कंप्लीट होता है, बैलेंस फेज हो जाता है, धीरे धीरे करके कैल्शियम का जो चैनल है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और पोटेशियम जो है वो धीरे धीरे करके निकलते चला जाता है। अब क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि सडनली चैनल बिल्कुल ब्लॉक हो गए। चैनल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ब्लॉक होते हैं जब आपका एक्शन पोटेंशियल बोल दिया कि भाई अब आपको बंद हो जाना है, तो वो तुरंत बंद नहीं हो पाता है, कुछ समय लेता है। यहां से मान लीजिए सपोज कीजिए 20 पोटेशियम को बाहर जाना था, वो हो सकता है कि 20 की जगह 22 चला गया, 25 चला गया। तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है, ये कैल्शियम है। अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल मान लीजिए इस स्टेज में ब्लॉक होना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये तुरंत ही एकदम ब्लॉक हो जाए। कोई दूसरे टाइप का कैल्शियम चैनल खुला हुआ, एक आध 2 4 5 कैल्शियम जो भी है वो अंदर की तरफ आ। नाउ यहाँ पे ऐसे कंडीशंस को मेंटेन करना है कि भाई कैल्शियम अब अंदर की तरफ नहीं है, पोटेशियम जो बाहर की तरफ जा रहा था वो बाहर की तरफ नहीं है, यानी मेम्ब्रेन अब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, जहां पे सोडियम जो है वो बाहर की तरफ चला जाए, पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ आ जाए। इसलिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल एक्टिव हो जाता है। ये चैनल क्या करता है, सोडियम को वापस बाहर की तरफ भेज देता है और जो पोटेशियम बाहर गए थे पहले उसको वापस अंदर की सेल की तरफ भेज देता है और इस तरह से वो मेम्ब्रेन को वापस 4th फेज में लाने के लिए, स्टेबलाइज्ड कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से ये जब सोडियम बाहर जा रहा होता है तो ऐसा होता है कि कुछ सोडियम ज्यादा ही बाहर चले जाते हैं, तो उनको भी मेंटेन करने के लिए सोडियम कैल्शियम आयन एक्सचेंजर खुल जाता है, जो कि कैल्शियम जो कि अंदर ज्यादा आ चुके हैं उनको वापस बाहर भेज देता है और जो सोडियम एक्सेस में चले गए थे वो अंदर की तरफ आ जाते। मेरे इस ग्राफ को बताने का या ये डायग्राम को बताने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सोडियम सिर्फ बाहर की तरफ ज्यादा होता है, कैल्शियम सिर्फ बाहर की तरफ ज्यादा होता है, पोटेशियम सिर्फ अंदर की तरफ ज्यादा होता है। ज्यादा होता है लेकिन ये दोनों तरफ होता है। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर पोटेशियम नहीं है या अंदर सोडियम नहीं है, रहता है। तो नाउ द थिंग इज व्हाट, इस तरह से ये जो चैनल्स खुले, इस चैनल्स ने अपनी एक्टिविटीज को दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चैनल्स जैसे 0 फेज हुआ, 1 हुआ, 2nd हुआ, 3rd हुआ, इनका नाम दिया गया। जैसे फेज 0 को आप कहते हैं रैपिड डिपोलराइजेशन, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे सडनली आपका सोडियम चैनल खुला तो बहुत फास्ट। एंड डीपोलराइजेशन यानी यहाँ जो पोलैरिटी थी -90 मिलीवोल्ट की वो अब चेंज हुई, चेंज होकर के क्या हुई, घट गई, तो डीपोलराइज्ड हुई। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन, इसको रैपिड डीपोलराइजेशन कहा गया। और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट भी लिख दिया कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो होता है इस स्टेज में ओपन होता है। नाउ नेक्स्ट, अर्ली रीपोलराइजेशन, यानी जो ज्यादा चला गया था, 30 तक चला गया था, उसको 0 मिलीवोल्ट तक मेंटेन करने के लिए कुछ पोटेशियम को बाहर जाना पड़ा, इसलिए आप इसको अर्ली या पार्शियल रीपोलराइजेशन, वापस पोलैरिटी की तरफ लाना कहते हैं। और यहां पे क्या हो गया, पोटेशियम चैनल ओपन होता है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड फेज 2, थर्ड वन इज योर फेज 2, जिसको कि प्लेट्यू भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। और यहां पे क्या होता है, एल टाइप कैल्शियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल ओपन होता है। एल टाइप का कैल्शियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल ओपन होता है। और अभी आपको बताया था कि एक कैल्शियम के अगेंस्ट में 2 पोटेशियम बाहर जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फेज 3, इसको कहते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको, देखिए यहां से कर्व गिरा है ना, रैपिड रीपोलराइजेशन। क्यों इसको रैपिड बोले, क्योंकि भाई इस फेज में पोटेशियम जो है वो तेजी से बाहर की तरफ गया, फिर वही पोटेशियम जो एक्सेस में चला गया था वो धीरे धीरे अंदर की तरफ भी आया। तो यहाँ पे अगेन पोलैरिटी को
वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन के लिए किया गया ये स्टेप है, इसीलिए आपने इसको रैपिड रिपोलराइजेशन। यहाँ कैल्शियम धीरे धीरे क्लोज हुआ, पोटेशियम ओपन था थोड़ा देर तक, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल जो है वो ओपन। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि फ्रॉम 0 टू फेज थर्ड, अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो नेट लॉस है किसका? पोटेशियम का। और इसी फेज में अगर देखा जाए नेट लॉस यानी पोटेशियम बाहर की तरफ गई, और यहां पे नेट एंट्री अगर देखा जाए तो सोडियम आया है, नेट गेन हुआ है सोडियम का। इस चीज को बैलेंस करने के लिए इस फेज को वापस अपने जीरो वाले फेज यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लाने के लिए अगेन क्या करना होगा? सोडियम को बाहर जाना होगा और पोटेशियम को अंदर आना होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को बैलेंस किया जाता है। किस फेज में? थर्ड फेज में। जीरो से लेकर के अर्ली थर्ड फेज के स्टेज को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट फेज फोर्थ, जिसको कि कहा जाता है डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन। यानी यहाँ पे पूरा इंपल्स जो है वो अपने एक सेल्स में पूरा फैल गया और उसने कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराया। यानी एक्शन पोटेंशियल जब ऐसे नोड से जनरेट हुआ और वो पूरे में फैला तो उसने क्या किया? एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हुई जिसके कारण की कॉन्ट्रैक्शन कॉज हुआ। और डायस्टोल का मतलब होता है वो रिलैक्स्ड हो जाना। रिलैक्स होने का मतलब कि मेम्ब्रेन अपने नॉर्मल सिचुएशंस में पहुंच गए, इसलिए इसको डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन कहा जाता है। यहां पे क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस अचीव किए जाते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल कंडीशंस किसके थ्रू अचीव हो रहे हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल को लेकर के, सोडियम कैल्शियम आयन एक्सचेंजर को लेकर के, और पोटेशियम चैनल, यानी ये तीनों। ये थोड़ा सा मिक्सिंग फेज है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हो गए कि आपको कौन कौन से चैनल खुले और कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे आपको कुछ ARP, ERP, RRP दिख रहा होगा। क्या है ये बताता हूं। जीरो से लेकर के अर्ली फेज 3 तक, मैं फिर से बोल रहा हूं, जीरो से लेकर के अर्ली फेज 3 तक का जो फेज है, जो समय है, जो टाइम है, क्योंकि मैंने बोला ना ये आपने मिलीवोल्ट और टाइम के रेस्पेक्ट में किया, तो इस फेज को आप कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी इस कंडीशन में जब जीरो स्टार्ट हो गया, 1 चल रहा है, 2 चल रहा है और 3 का पहले का फेज है, तो इस फेज में वो सेल दूसरे इंपल्स को रिसीव नहीं करेगा, दूसरे एक्शन पोटेंशियल को रिसीव नहीं करेगा। यहां लिखा भी है मैंने, 0 टू मिडिल ऑफ फेज 3 सेल डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस। इसको कहते हैं कि यहां पे ये जब सेल आ गया, इसमें एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो अब ये जब तक फेज 3 के अर्ली स्टेज तक नहीं पहुंचेगा सेल, तब तक वो दूसरे एक्शन पोटेंशियल को रिसीव नहीं करेगा। सेकेंड वाला जो है ये है RRP, यानी फेज जो थर्ड था उसके अर्ली के बाद, यानी यहां पे जब हो गया कि भाई अर्ली फेज तक वो रिसीव नहीं, तो लेटर फेज में वो रिसीव कर सकता है। इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। RRP इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहां पे क्या हो रहा है कि मिडिल टू लास्ट सेक्शन ऑफ फेज 3 सेल रेस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई। यानी यहां पे जब आप थर्ड फेज के लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई मिलता है तो सेल रेस्पॉन्ड कर सकता है। और इन दोनों के जोड़ को, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इन दोनों के जोड़ को आप क्या कहते हैं? इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी यहाँ जीरो से लेके थर्ड फेज पूरा जो कंप्लीट हो रहा है, उस पूरे पीरियड को आप क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये जो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हुई, इनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है।
ठीक है। और कहां से रिकॉर्ड होगा? डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी ऐसे नोड में जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया, ये रहा एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे डेवलप हुआ पेसमेकर में, और ये ऐसे नोड में डेवलप होने के बाद पूरी आर्टरियम में गया, पूरे वेंट्रिकल्स में गया। कैसे गया? कंडक्शन पाथवेज के थ्रू, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर, और इस तरह से एक बार आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक बार वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसको कि आपने कार्डियक साइकिल भी बोला। इस पूरे प्रोसेस को जब इस सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है तो उस प्रोसेस को या उस ग्राफ को आप कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में। ये रहा आपका पूरा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। मैंने यहाँ पे इसको 2 पार्ट में बताया है। पहले पार्ट में मैंने नोड्स या ऑटोरिदमिक सेल्स जो है, ऑटोरिदमिक फाइबर्स जो है, वहां पे एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप किया, वो एक्शन पोटेंशियल कैसे ऐसे नोड से एबी नोड तक गया, और इस ड्यूरेशन में उसने पूरे आर्टरियम में अपने आप को फैलाया। फिर एबी नोड से कैसे वो बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर से होते हुए पूरे वेंट्रिकल्स में गया। फैलने के ड्यूरेशन में उसने कॉन्ट्रैक्शन कॉज किया। कॉन्ट्रैक्शन जब कॉज किया तो एक समय तक वो सेल्स दूसरे एक्शन पोटेंशियल को नहीं लेता। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे नोड 0.8 सेकेंड तक दूसरे इंपल्स को जनरेट नहीं कर रहा। यहां पे एक चीज और सोचने वाली बात है कि पूरा आर्टरियम एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, पूरा वेंट्रिकल्स एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्डियक मसल फाइबर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और वो पूरा बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते और रिलैक्स होते। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्शन का पूरा फेज। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किस चैनल्स ने कब खोला, ये सारी डिटेल्स आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ईसीजी यानी ये सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को आप एक बार हम ऐसे नोड पे देखते हैं, फिर हम एवी नोड पे देखेंगे, फिर हम आर्टरियम पे देखेंगे, फिर हम वेंट्रिकल्स पे देखेंगे, बंडल ऑफ हिस। इस तरह से सारे छोटे छोटे पार्ट्स को, यानी हर एरिया की एक्टिविटीज को आप नोट करते हैं, और तब जो ग्राफ बनता है, तब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के कारण ग्राफ डेवलप किया, उसी ग्राफ को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो आज के लिए मेरे साइड से कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।